नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार और रविवार को इस वीकेंड एडिशन में हम आपको इस हफ्ते की चुनिंदा खबरें और उनका विश्लेषण दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को अपना भरोसेमंद दोस्त बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ही असीम मुनीर की तुलना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से हो रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी ने कहा है कि जनरल असीम मुनीर सूट बूट वाले ओसामा बिन लादेन हैं। पिछले 24 सालों में जिस अमेरिका के 5000 से ज्यादा लोग आतंकवादी हमलों में मारे जा चुके हैं और अमेरिका के पास इन ज्यादातर आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान के शामिल होने के पुख्ता सबूत भी हैं, वहीं मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का इतना समर्थन क्यों मिल रहा है? पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार एक ऐसी सेना के नियंत्रण में है जिसका एक हाथ न्यूक्लियर बटन पर है और दूसरा हाथ आतंकवादियों के कंधे पर। और आज पूरी दुनिया को यह सोचना होगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसलिए आज हम दुनिया पर पाकिस्तान के इस परमाणु खतरे को आपके लिए डिकोड करेंगे। ट्रंप के टैरिफ के शोलों के बीच भारत और रशिया की दोस्ती पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत और रशिया के बीच करीब 78 वर्षों से पक्की दोस्ती आज भी बनी हुई है, जो कि बहुत मुश्किल काम है आज के जमाने में, जबकि अमेरिका उस परदेसी की तरह है जो साथ निभाना नहीं जानता। लेकिन भारत और रशिया की दोस्ती जय और वीरू की दोस्ती की तरह है और आज हम इसी दोस्ती का एक विश्लेषण करेंगे। और आखिर में हम हिंदी सिनेमा की सबसे विशाल फिल्म शोले के 50 साल पूरे होने पर इसका भी एक विश्लेषण करेंगे। शोले ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत की। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं है, कहानी कैसे सुनाई जाती है यह उसकी एक मास्टर क्लास है। आज के मीम्स और रील्स के जमाने में आप शोले से क्या सीख सकते हैं? शोले अपने आप में एक अनुभव है, इसलिए इस अनुभव को हम आपके लिए आज डिकोड करेंगे। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की तुलना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से हो रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के ही एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने जनरल असीम मुनीर को सूट बूट में ओसामा बिन लादेन कहा है। ओसामा बिन लादेन और असीम मुनीर का एजेंडा और सोच एक जैसी है। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला किया था और जनरल असीम मुनीर ने अभी हाल ही में अमेरिका में बैठकर एटम बॉम्ब से आधी दुनिया को खत्म करने की धमकी दी है। ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी संगठन अल कायदा का चीफ था जिसने दुनिया भर में हजारों मासूम लोगों की जान ली और असीम मुनीर उस पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं जिसने हाफिज सईद, मसूद अजहर और खुद ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को दूसरे देशों में हमला करने में मदद की और अपने देश में उन्हें पनाह दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गुप्त ठिकानों में छिपकर ओसामा बिन लादेन अपना आतंकवादी संगठन चलाता था, जबकि असीम मुनीर सूट बूट पहनकर अमेरिका जैसे देशों से हिंसा और डर फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। ओसामा बिन लादेन और आतंकवादियों की मदद करने वाले असीम मुनीर, इन दोनों को ही अमेरिका और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा माना गया है। ओसामा बिन लादेन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कहा जाता था, जबकि असीम मुनीर एक देश के आर्मी चीफ हैं। और इनमें अंतर सिर्फ इतना है कि असीम मुनीर सूट बूट पहनते हैं, सूट और टाई पहनते हैं और शायद अंग्रेजी बोलते हैं और इस समय अपने आप को एक आर्मी का चीफ कहते हैं। लेकिन इन दोनों की जो तुलना है वो बहुत ही खतरनाक बात है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अब दुनिया सूट बूट पहने हुए असीम मुनीर में ओसामा बिन लादेन की छवि देख रही है। Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. This should not stand. Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is, there is no amount of concession that can be given to Pakistan that is going to change the ideology of Asim Munir or the Pakistani elite which he represents. This is why I'm saying that Pakistan is playing a very dangerous game. And while it may sound radical
the fact that Pakistan is now threatening half the world with nuclear weapons. Within 30 minutes of when Asim Munir made those comments, he should have been ushered out, taken to Tampa International Airport, and flown out of the United States to the Bahamas, to Cuba, anywhere, and the Pakistanis could pick him up from there. तो आपने देखा, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में काम कर चुके वहां के एक बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि असीम मुनीर और उसामा बिन लादेन में सिर्फ यही फर्क है कि असीम मुनीर सूट बूट पहनकर भी वही बातें करते हैं, वही विचारधारा रखते हैं जो उसामा बिन लादेन की थी। लेकिन क्या ये सब बातें डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई नहीं दे रही? इसलिए अब हम आंकड़ों की मदद से आतंकवाद पर अमेरिका के दोहरे चरित्र को आपके लिए डिकोड करेंगे। अमेरिका कहने को तो पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करता है, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, किसी भी देश में घुस जाता है ये कहकर कि हम आतंकवाद को रोकने आए हैं। पिछले 24 वर्षों में अमेरिका के करीब 5000 लोग आतंकवादी हमलों में या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मारे जा चुके हैं। अमेरिका की कई खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट्स में भी दुनिया भर में कई आतंकवादी हमलों का सीधा संबंध पाकिस्तान से मिला है। आप याद कीजिए, अमेरिका में जो 9/11 का हमला हुआ था उसमें एक अनुमान के मुताबिक 2750 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये अमेरिका के लोग थे, ये हमला अमेरिका में हुआ था। आज डोनाल्ड ट्रंप इस हमले को कैसे भूल सकते हैं? इन तस्वीरों को डोनाल्ड ट्रंप आखिर कैसे भूल गए? अमेरिका पर हाल के वर्षों में, हाल के दशकों में यह सबसे बड़ा हमला था। जापान ने जब पर्ल हार्बर का हमला किया था अमेरिका पर, उसके बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा हमला था अमेरिका पर। 2750 से ज्यादा अमेरिका के लोग वहां पर मारे गए। उसामा बिन लादेन ने अमेरिका में घुसकर इतना बड़ा हमला अमेरिका के ऊपर किया और इस हमले के पीछे उसामा बिन लादेन जो सबसे बड़ा आरोपी था वो पाकिस्तान में छिपा रहा और पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के एक बड़े आर्मी बेस के बहुत करीब यह आतंकवादी छिपा हुआ था। पाकिस्तान ने इसे पनाह देकर रखी और अमेरिका को भी यह पाकिस्तान से ही मिला जब अमेरिका ने इसे वहीं पर मार डाला। आज अमेरिका कैसे भूल सकता है कि उसके ऊपर हुए सबसे बड़े हमले के पीछे जो उसामा बिन लादेन था उसे पाकिस्तान ने छिपा कर रखा था। आज अमेरिका भूल गया। अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया उस दौरान भी अमेरिका के लगभग 2500 नागरिक मारे गए। यहां भी हमला करने वाले तालिबान को पाकिस्तान ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। दुनिया भर को ये जो तालिबान है ये पाकिस्तान की देन है। और मुंबई में जब 26/11 का हमला हुआ उसमें भी अमेरिका के 6 लोग मारे गए थे और इस हमले में भी पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान को अमेरिका के हजारों लोगों की मौत के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार ठहराए जाने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर असीम मुनीर को अपना समर्थन दे रहे हैं। असीम मुनीर के साथ उन्होंने अब अपनी दोस्ती कर ली है। हाल ही में अमेरिका के एक बड़े आर्मी जनरल ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अपना अभूतपूर्व और अपना सबसे मजबूत साथी बताया है कि पाकिस्तान तो हमारा पार्टनर है आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। कितना बड़ा मजाक है ये। जबकि इसी अमेरिका ने आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप में अफगानिस्तान और लीबिया जैसे कई देशों पर हमला किया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नैतिकता के बदले तत्काल प्रभाव से मिलने वाले फायदे अक्सर देखे जाते हैं। इसलिए अमेरिका को आतंकवादियों के मददगार पाकिस्तान में अब एक नया दोस्त और एक पार्टनर दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की जो बार बार वो दुहाई देते हैं, आज उनका ये चेहरा एक्सपोज हो चुका है क्योंकि आज वो पाकिस्तान जैसे देश के साथ खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिश्वत लेकर पाकिस्तान को छूट दे रहे हैं? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की एक पारिवारिक कंपनी ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो को लेकर एक बहुत बड़ी डील की है। साथ ही पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया है। और अब अमेरिका पाकिस्तान को भारत पर दबाव डालने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब वो
असीम मुनीर जैसे व्यक्ति को अमेरिका बुलाएंगे, उसके साथ व्हाइट हाउस में लंच करेंगे, तो यह बात भारत को अच्छी नहीं लगेगी। और इस समय पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा सूट करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये 4 दिन का युद्ध चला था, उस समय पाकिस्तान ने एक प्रकार से अमेरिका की हर बात मानी, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया था। और यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रही है, और इसीलिए उन्होंने अपना जो नया दोस्त बनाया है उसका नाम है असीम मुनीर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर गए हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप से उन्हें एक रिटर्न गिफ्ट मिला है इस बार। और वो रिटर्न गिफ्ट भी आप सुन लीजिए। 11 अगस्त को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और उससे जुड़े संगठन मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि संगठन को अमेरिका खुद के लिए एक खतरा मानता है, और अब अगर किसी व्यक्ति या संस्था ने BLA या मजीद ब्रिगेड को पैसा दिया, हथियार दिए, या उसकी किसी भी तरीके से मदद की, कोई भी उसके साथ आर्थिक लेन देन किया, तो उसके खिलाफ अमेरिका कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यानी आज अगर आप देखें तो अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और लश्कर ए तैयबा को एक ही बॉक्स में लाकर बंद कर दिया है। उनके लिए लश्कर ए तैयबा भी आतंकवादी है, और उनके लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी एक आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान ने अमेरिका के इस फैसले का बड़ा स्वागत किया है, और इसे अमेरिका में अपनी कूटनीतिक जीत की तरह पाकिस्तान पूरे दुनिया में पेश कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो आजादी की लड़ाई लड़ रही है। ये एक ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य की स्वतंत्रता के लिए लंबे समय से लड़ रहा है। उन्हें वहां आजादी चाहिए। वहां अक्सर पाकिस्तान की सेना पर ये हमले भी करते रहते हैं, और अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए अब अपने आतंकवाद की परिभाषा भी बदल दी है। अब उन्हें बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो अपनी आजादी मांग रहे हैं, जिन पर पाकिस्तान दशकों से अत्याचार करता आ रहा है, अब अमेरिका को ये लोग भी आतंकवादी लग रहे हैं। अब आप सोचिए कि इनकी तुलना लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों से करना, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों से करना क्या सही होगा? ये छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, इन महिलाओं को आप देखिए। ये बलूचिस्तान के बच्चे हैं, बलूचिस्तान की महिलाएं हैं। ये महिलाएं बलोच लिबरेशन आर्मी के पीछे खड़ी हैं, उनकी सदस्य भी हो सकती हैं, लेकिन अमेरिका अब इन्हें आतंकवादी मानेगा आज के बाद से। तो अमेरिका के जो दोहरे मापदंड हैं आतंकवाद पर, कैसे उसने अपनी परिभाषा को ही बदल दिया, एक यू टर्न ले लिया, आप यहां आज देख सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे 126 आतंकवादियों को शरण मिली हुई है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी माना है। लेकिन अब बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले ये एक्टिविस्ट भी आतंकवादी माने जाएंगे। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले BLA का दावा है कि उनके राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है, और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके मानव अधिकार छीन लिए गए हैं। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल करीब 3,47,000 वर्ग किलोमीटर है। बहुत बड़ा राज्य है ये। हालांकि यहां सिर्फ 1,48,00,000 लोग ही रहते हैं। राज्य क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। सोचिए, 3,47,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे गरीब राज्य भी है, और इसकी 52% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, और वहां के लगभग 42% लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं। सिर्फ 42% लोग। वर्ष 2001 से लेकर 2025 तक बलूचिस्तान के करीब 21,000 लोग लापता हो चुके हैं, और इनके लापता होने का आरोप पाकिस्तान की सेना और उनकी खुफिया एजेंसी ISI पर लगता है, क्योंकि या तो इन्हें गायब कर दिया गया है या इन्हें मार दिया गया है। और वहां पर हर साल 500 से 700 लोग अभी भी गायब हो रहे हैं। बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जिस पर सबकी नजर है। चीन की भी नजर है, अमेरिका की भी नजर है, और पाकिस्तान की तो है ही। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, लिथियम और दूसरे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के विशाल भंडार हैं। तांबे के भंडार के मामले में बलूचिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है,
और एक अनुमान के मुताबिक वहां रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिल सकते हैं, जिसकी अमेरिका को बहुत ही जरूरत है, क्योंकि हाल ही में चीन ने अमेरिका को ये रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर रोक लगा दी थी और उसके बाद से ही अमेरिका इस मामले में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है। और अब अमेरिका की नजर हो सकता है कि इसी बलूचिस्तान पर हो, क्योंकि यहां से उसे वही खनिज पदार्थ मिल सकते हैं जिनके लिए अभी तक वो चीन पर आश्रित था। बलूचिस्तान में आजादी के संघर्ष की वजह से अब तक वहां मौजूद खनिज भंडार के बड़े हिस्से को निकाला ही नहीं जा सका है, कोई वहां पहुंच ही नहीं पाया। इससे पहले बलूचिस्तान में चीन के कई प्रोजेक्ट्स पर लगे हैं और उन प्रोजेक्ट्स पर भी बार बार बलूचिस्तान के लोगों ने हमले किए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चीन का कोई प्रोजेक्ट वहां पर लगे, वो ये नहीं चाहते कि किसी और देश का कोई प्रोजेक्ट वहां पर लगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बलूचिस्तान की इस भूमि पर उनका अधिकार है। और यह भी संभव है कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका अब खुद वहां पर इन खनिजों को निकालने का काम शुरू कर दे, पर यह इतना आसान नहीं होगा। चीन ने पाकिस्तान में 5,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रखा है, जिसका बड़ा हिस्सा यहीं बलूचिस्तान में है। और चीन ये सबक सीख चुका है कि जब तक बलूचिस्तान की राजनीतिक समस्या हल नहीं होगी, तब तक वहां होने वाले निवेश पर संकट ऐसे ही बना रहेगा। पाकिस्तान आईएमएफ के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक है। उसने पहले चीन को बलूचिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने की इजाजत दी और अब अमेरिका भी इसी चीन की गलती को दोबारा से शायद दोहराने वाला है। लेकिन क्या इस बलूचिस्तान के मामले पर चीन और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे? यानी बलूचिस्तान में पहले सिर्फ चीन था और अब अमेरिका की एंट्री होने के बाद वहां एक नया त्रिकोण बन सकता है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय बलूचिस्तान एक अलग रियासत थी। वहां के लोगों का दावा है कि वर्ष 1948 में पाकिस्तान की सेना ने दबाव डालकर जबरदस्ती बलूचिस्तान का विलय धोखे से पाकिस्तान में करवा लिया और उस समय से ही पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में यह विद्रोह चल रहा है। जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर रखा था, उसी तरह से पाकिस्तान आज भी बलूचिस्तान पर अपना कब्जा किए हुए है और बलूचिस्तान के लोग लगातार आजादी मांग रहे हैं। इस समय दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर एक बार फिर से 1971 जैसा बनने लगा है। आज से 54 वर्ष पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था और सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा था। यह 1971 की बात है। तब अमेरिका हमारे साथ नहीं था, वो खुलकर पाकिस्तान के साथ था। 1971 में सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया और आज उसी तरह से रशिया भारत के साथ खड़ा है। भारत रशिया से तेल और हथियार खरीद रहा है, लेकिन रशिया इस समय यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। 1971 में अमेरिका ने सैन्य कारणों से पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया था, लेकिन वर्ष 2025 में अमेरिका की दिलचस्पी अब एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर वापस लौट आई है और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अपना दोस्त बना लिया है। पाकिस्तान असल में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका की जमीन पर रहकर अमेरिका से इतना बड़ा बयान देते हैं कि अगर वो डूबेंगे तो आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। और आज जो बड़ा सवाल हम आपके सामने और दुनिया के सामने रखना चाहते हैं वो ये कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार होना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और दुनिया इस समय इसे समझ नहीं रही है। पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चोरी से हासिल की थी और वहां के न्यूक्लियर साइंटिस्ट AQ खान ने यह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बाद में लीबिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को बेच दी थी। अब सोचिए, एक ऐसा देश जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पहले चुराता है, फिर उस चोरी की हुई टेक्नोलॉजी को बाद में दूसरे देशों को बेच देता है, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। यह हथियार एक ऐसी सेना के नियंत्रण में है जिस सेना का एक हाथ न्यूक्लियर बटन पर है और दूसरा हाथ आतंकवादियों के कंधे पर। पहलगाम हमले से पहले असीम मुनीर ने यह बयान दिया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और इसके तुरंत बाद यह पहलगाम का हमला हुआ जिसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछकर भारत के लोगों की हत्या की।
पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ये नाटक करता है कि वो एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है और वो बड़ी जिम्मेदारी से अपने न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग करेगा। नो फर्स्ट ट्रीटी की भी बात करता है, नो फर्स्ट यूज की बात करता है कि हम पहले इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उसके नेताओं के बयान अगर आप देखेंगे, उसके सेना प्रमुख के अगर बयान आप देखेंगे तो ये बयान कुछ और कहते हैं। पाकिस्तान की सरकार के एक मंत्री हनीफ अब्बासी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की गौरी, शाहीन और गजनवी जैसी मिसाइल्स अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ उन्होंने खास तौर पर भारत के लिए ही रखी हैं। रशिया में पाकिस्तान के राजदूत भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध में पारंपरिक और परमाणु दोनों हथियारों का प्रयोग करेगा। पाकिस्तान के एक और मंत्री शेख राशिद वर्ष 2020 में यह बयान दे चुके हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो यह पारंपरिक युद्ध नहीं होगा, बल्कि यह एक परमाणु युद्ध होगा। लश्कर तैयबा का आतंकवादी हाफिज सईद 2016 में यह कह चुका है कि सिर्फ भारत और इजराइल ही नहीं, बल्कि पश्चिमी देश भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिसाइलों के दायरे में आते हैं, वो भी संभल कर रहें। पाकिस्तान की सारी हरकतें साबित करती हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन वहां की सिविलियन सरकार के पास नहीं है, बल्कि उनकी सेना के हाथ में है। और पाकिस्तान की सेना का चरित्र ऐसा है कि उसमें फौजी कम हैं और आतंकवादी ज्यादा है। इसलिए अमेरिका भले ही कुछ भी कहे, आज भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया को आज ये सोचना होगा कि पाकिस्तान में मौजूद न्यूक्लियर हथियार सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद आपको डिकोड की आज की एक और बड़ी खबर दिखाएंगे। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। आप में से बहुत सारे लोग शायद 1980 और 1990 के दौर में या तो पैदा नहीं हुए होंगे, या आपको याद नहीं होगा कि जब ईवीएम नहीं थी हमारे देश में और जब बैलेट पेपर से यानी कागज से वोट डाला जाता था, तब हमारे देश में क्या होता था। आज आपको पुराने जमाने की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। माना जाता है कि भारत में पहला बूथ कैप्चरिंग का मामला वर्ष 1957 में बिहार के बेगूसराय जिले में आया था। यह घटना भारतीय चुनाव इतिहास में एक काली छाया के रूप में आज भी दर्ज है। 1957 में बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस समय श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे। यह आजाद भारत का दूसरा आम चुनाव था और उस समय चुनाव प्रक्रिया काफी हमारे देश में नई थी। बिहार में 1957 से बूथ कैप्चरिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो उसके बाद कई दशकों तक रुका नहीं और 1995 आते आते ये जो बूथ कैप्चरिंग का बिजनेस मॉडल था, ये राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिहार और दूसरे राज्यों में बन गया। 90 के दशक में बिहार में बूथ कैप्चरिंग की कई बड़ी घटनाएं हुई। तब पूरे देश में इन घटनाओं की चर्चाएं हुआ करती थी। जो अखबार थे और बड़ी बड़ी पत्रिकाएं थी, उनमें बूथ कैप्चरिंग पर कवर स्टोरीज छपती थी और अखबारों की हेडलाइंस बूथ कैप्चरिंग को लेकर बना करती थी। आज वही पुरानी कुछ तस्वीरें हमने आज आपके लिए दूरदर्शन की लाइब्रेरी से निकाली हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दूरदर्शन की लाइब्रेरी से हमने आज आपके लिए खास तौर पर निकाली हैं कि 90 के दशक में कैसे जो गुंडे बदमाश हुआ करते थे, डकैत हुआ करते थे, वो इन अवैध हथियारों के बल पर बूथ्स को लूट लिया करते थे। 90 के दशक में बिहार को बूथ कैप्चरिंग की प्रयोगशाला कहा जाता था और बूथ कैप्चरिंग का जो काम था वो राजनीतिक संरक्षण में हुआ करता था। यानी जो लोग थे, इन्हें भाड़े पर लिया जाता था और इनकी संरक्षण का काम सरकारें
या फिर नेता किया करते थे। पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें संरक्षण दिया करती थी, इनका ध्यान रखती थी, क्योंकि चुनाव में ये सारे जो लोग हैं ये उनके काम आएंगे। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए गुंडों और बाहुबलियों को इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग अवैध हथियार अपने साथ रखते थे, बाहुबली थे, और इनका काम ही था बूथ कैप्चर करना, यानी चुनावी बूथ को लूटना। ये वोटों के लुटेरे थे। जैसे आज आप जो सुन रहे हैं, अभी लोग कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। ये वो जमाना है जब वोटों को लूट लिया जाता था। ये वोटों के लुटेरे थे, ये डकैत थे, वोटों की डकैती पड़ती थी, क्योंकि उस समय कोई डेटा उपलब्ध होता नहीं था, सब कुछ ऐसे कागज पर होता था। तो ये लोग जाते थे बूथ पर, जितने भी वोट थे उनको लूट लिया करते थे। और धीरे धीरे इसी बूथ कैप्चरिंग की वजह से बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का कब्जा हो गया, गुंडे बदमाशों का कब्जा हो गया। और ये जो गुंडे हैं ये पहले नेताओं के लिए बूथ कैप्चरिंग करते थे और बड़े बड़े नेताओं को पैसा लेकर चुनाव जितवाते थे। जो ज्यादा पैसा देता था उसके लिए काम करते थे। फिर इन सारे गुंडे बदमाशों को, डकैतों को यह समझ में आया कि अगर हम अपनी ताकत के बल पर किसी नेता को चुनाव जितवा सकते हैं तो हम खुद क्यों नहीं चुनाव जीत सकते। तो इससे बढ़िया तो यह है कि हम खुद चुनाव लड़ लें। और यहीं से गुंडे, बदमाश, डकैत, जो इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग थे, इनकी राजनीति में एंट्री हुई और फिर ये खुद चुनाव लड़ने लगे। और बूथ कैप्चरिंग के दम पर ये लोग विधायक बनने लगे, सांसद बनने लगे। और उस जमाने में मैं आज नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबे समय तक राजनीति में रहे और उनकी राजनीति में एंट्री ऐसे ही हुई थी। पहले वो बाहुबली हुआ करते थे, दूसरे नेताओं को बूथ कैप्चरिंग करके बंदूक के सहारे चुनाव जितवाते थे, फिर खुद चुनाव जीतने लगे। और गुंडे जब बाहुबली और नेता बन गए, उस समय बूथ कैप्चरिंग करने वाले कई गैंग्स देश भर में अलग अलग राज्यों में सक्रिय थे। बिहार में सक्रिय थे, पश्चिम बंगाल में सक्रिय थे। और उस समय ये गैंग्स बूथ कैप्चरिंग के लिए कैसे काम करते थे, आज आपको सुनना चाहिए। और ये पुराना एक इंटरव्यू में आपको ऐसे ही एक बूथ कैप्चर करने वाले डकैत का आज सुना रहा हूं। आप खुद सुनिए हमारे देश में पहले चुनावों का कैसे मजाक उड़ाया जाता था। पूरा जोर शोर से तैयारी है, पूरे बिहार में तैयारी चल रहा है जोर शोर से। जो नेता भी ज्यादा पैसा देगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरी जोर शोर से। ISI के द्वारा पैसा की कमी नहीं है। गोली का जरूरत है, बम का जरूरत है, बारूद का जरूरत। बूथ कैप्चरिंग का तो जहाँ तक प्रश्न है, हम हर एक बूथ पर चाह रहे हैं कि अपने आदमी को रिपोर्ट कर दें। और हमारे पास सभी तरह का साधन मौजूद है, गाड़ी घोड़ा, आर्म्स, पैसा, कोई चीज का मतलब कोई कष्ट नहीं है। जिस तरह से भी हो हमको बूथ पर कब्जा करना है। पैसा कहाँ से आ रहा है? और जैसे कि हम लोगों का तो पैसा ही यही है, प्रशासन तो करता ही है ऐसा। उससे हम लोग को तो हर साल ऐसा व्यवस्था अपना करता है, लेकिन वो तो सिर्फ किताबी होता है यहाँ पे, और हम लोग का होता है जवानी होता है। हम लोग निकलते हैं फील्ड में, हम लोग निकलते हैं बूथों पर, तो उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं प्रशासन से। ये बातें आज बहुत पुरानी हो चुकी हैं। हमारे देश में वैसे भी लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर रहती है, तो लोग अब उस जमाने को भूल चुके हैं जब चुनाव का मजाक बनाकर इन लोगों ने रख दिया था। लोकतंत्र के नाम पर लूट होती थी वोटों की, जबरदस्ती वोटों को लूट लिया जाता था, और लूटने वाले लोग आपकी स्क्रीन पर हैं। तब किसी ने शोर नहीं मचाया, तब कोई सड़कों पर नहीं उतरा, और वही लोग जो इन वोटों की डकैती डाल डालकर वर्षों तक सरकारों में रहे, वर्षों तक उन्होंने, दशकों तक अपनी सरकारें चलाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसमें आप देखिए एक बदमाश बैलेट बॉक्स लेकर ही भाग गया। जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती थीं, तब इनमें से किसी विपक्षी नेता को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि तब वो इसके लाभार्थी थे। इसी बिजनेस मॉडल की वजह से वर्षों तक, दशकों तक सरकारें चलाते रहे। और आज वही लोग वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार में एक ऐसा दौर आ गया था कि पंचायत के चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव तक
हर चुनाव में बूथ कैप्चरिंग यानी वोटों की डकैती हुआ करती थी। मतदान केंद्र से वोटों को लूट लिया जाता था। मतदान केंद्र पर बम फेंके जाते थे, वहां पर गोलियां चलती थी। तब लोगों ने मतदान केंद्र पर जाना ही छोड़ दिया। एक समय ऐसा आ गया कि लोग वोट डालने जाते ही नहीं थे, और जो लोग वहां नहीं जाते थे डर के मारे, उनका वोट कोई और डाल देता था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की शुरुआत हुई हमारे देश में, ताकि यह सब कुछ रुक सके। 1998 में पहली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 16 विधानसभा सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल नई चीज थी, और इसे इसलिए लाया गया ताकि ये वोटों की डकैती रुक सके, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स थी। इसमें वही लोग वोट डाल सकते हैं जो कि असली वोटर हैं, इन्हें लूटा नहीं जा सकता। और फिर 1999 के लोकसभा के चुनाव में 46 सीटों पर एक प्रयोग के तौर पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। एक नया प्रयोग था जो उस समय लोगों को बड़ा पसंद आ रहा था, क्योंकि इससे वोटों की लूट रुक गई। और फिर वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव की सभी सीटों पर पहली बार भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हुई। और आप जानते हैं, जब पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में, तो कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, यूपीए की सरकार बनी थी। आप याद कर लीजिए, 2004 में पहली बार ईवीएम आती है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सरकार बनाते हैं। फिर 2009 में दोबारा चुनाव होता है, वो भी ईवीएम से होता है, देश का दूसरा चुनाव जो ईवीएम से हुआ है। फिर से कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनती है, यूपीए की सरकार दोबारा बनती है। 2004 में किसी को कोई समस्या नहीं हुई, 2009 में भी कोई समस्या नहीं हुई। अब 2014 के चुनाव में कांग्रेस चुनाव हार जाती है, सिर्फ 44 सीटें आती हैं, और उस दिन से लेकर आज तक कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आई। और तब से लेकर आज तक, 2014 से लेकर अब 2025 हो गया, कांग्रेस का एक ही मुद्दा है कि चुनाव में धांधली हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ठीक नहीं है, इनकी सेटिंग कर ली गई है और चुनाव ठीक से नहीं हो रहे, हमारे वोटों की चोरी हो रही है। इसके बाद देश में हालात बदले और आज बूथ कैप्चरिंग एक इतिहास बन चुका है। आपको तो ये तस्वीरें आज याद भी नहीं होंगी जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं। रशिया में एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है। भारत और रशिया के बीच भी ऐसी ही दोस्ती है। यह विश्लेषण शुरू करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कितने ऐसे दोस्त हैं जो 40 या 50 साल से आपके साथ हैं। जो हमारे युवा दर्शक हैं, उनकी उम्र तो शायद इतनी नहीं होगी, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि आपके सबसे पुराने दोस्त कितने पुराने दोस्त हैं। आपकी एक दोस्ती जो होती है या एक रिश्ता औसतन कितने दिन चलता है। तो ये जो अभी आपने देखा अपनी स्क्रीन पर, एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है, इसलिए पुराने दोस्त की अहमियत को समझिए। और ये जो दोनों लोग आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ये सबसे पुराने दोस्त हैं। आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगी में कोई इतना पुराना दोस्त होगा। लेकिन भारत और रशिया के बीच पिछले 78 वर्षों से यह पक्की दोस्ती बनी हुई है, जबकि अमेरिका उस परदेसी की तरह है जो साथ निभाना नहीं जानता। लेकिन भारत और रशिया की दोस्ती आज जय और वीरू की तरह है। जब आप जय का नाम लेते हैं तो वीरू का नाम अपने आप आ जाता है। शोले फिल्म का जब आप पोस्टर देखते हैं तो जय और वीरू आपको एक साथ नजर आते हैं। बस भारत और रशिया की जोड़ी भी वैसी ही है। ट्रंप तो मतलबी दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती की मजबूती को अगर देखना है तो भारत और रशिया को देखिए। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो भारत और रशिया और ज्यादा करीब आ गए। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल भारत आने वाले हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बहुत जल्द रशिया के दौरे पर जाएंगे। इससे ठीक पहले अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने मॉस्को जाकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। ट्रंप के टैरिफ के शोलों के बीच भी भारत और रशिया की दोस्ती जय और वीरू के दोस्ती की तरह है। भारत और रशिया के बीच दोस्ती की शुरुआत 1947 में हुई थी हमारी आजादी के साथ। तब भारत की आजादी के बाद सोवियत संघ ने भारत के औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ देने और सैन्य क्षमता को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दोनों देशों की दोस्ती बहुत गहरी थी और 1950 के दशक में एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ करता था और वो था हिंदी रूसी भाई भाई।
50 के दशक में ही सोवियत संघ की मदद से भारत के भिलाई में एक स्टील प्लांट की शुरुआत हुई थी। उस समय भारत के कई बड़े कारखाने और इंजीनियरिंग प्लांट्स पूरी तरह से सोवियत संघ की मदद से बनाए गए थे। यानी हमारा तो नया नया देश था, हमारे पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना संसाधन थे, ना हमारे पास उस समय वैज्ञानिक थे, ना हथियार थे। एक आप ये समझ लीजिए कि घर बसना शुरू हुआ था, हमारा कुछ नहीं था। और उस समय रशिया ने हमारी मदद की, हमें टेक्नोलॉजी दी, हमारे देश में बड़े बड़े कारखाने लगाने में हमारी मदद की, हमें हथियार दिए। और 60 के दशक में जब पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार देने से मना कर दिया, जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया, तब सोवियत संघ ने भारत को आधुनिक हथियार दिए। 1963 में सोवियत संघ के साथ हुए एक समझौते के तहत MiG-21 फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए। उस समय यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था जिसमें ध्वनि की रफ्तार से तेज उड़ने की क्षमता थी। उस समय बहुत बड़ी बात थी इस जेट का हमारी वायुसेना में आना। सब रशिया की वजह से हुआ। 1967 में भारत की नौसेना को पहली पनडुब्बी भी सोवियत संघ ने दी और सोवियत संघ की मदद से ही भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। तब भारतीय छात्रों को सोवियत संघ में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती थी और यह वो जमाना था जब भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग सोवियत संघ पढ़ने के लिए जाते थे। यह वो समय था जब बॉलीवुड की फिल्में सोवियत संघ में लोकप्रिय हुआ करती थी। राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकार वहां पर सुपरस्टार माने जाते थे। राज कपूर की फिल्म आवारा को सोवियत संघ में बहुत सफलता मिली थी, वहां की सुपरहिट फिल्म थी। 1954 में यह फिल्म सोवियत संघ में रिलीज हुई और शुरुआती दौर में ही इसके 6 करोड़ से ज्यादा टिकट वहां पर बिक गए थे और यह सोवियत संघ के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्मों में से एक बन गई थी। इसके बाद राज कपूर की एक और फिल्म श्री 420 के भी 5 करोड़ से ज्यादा टिकट वहां बिके। इन फिल्मों के सुपरहिट होने की वजह थी इनमें मौजूद आम आदमी के संघर्ष की वो कहानी जिसे सोवियत संघ का समाज अपने समाजवादी आदर्शों के बहुत करीब मानता था। उन दिनों फिल्म स्टार राज कपूर जब सोवियत संघ जाया करते थे तो उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी, उन्हें देखने के लिए। सोवियत संघ में उनका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ जिसके बोल हैं, मेरा जूता है जापानी। और 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर को सोवियत संघ में बहुत पसंद किया गया और इस फिल्म के भी ऐसा कहा जाता है कि 6 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके थे। हालांकि बाद में यह आंकड़ा 12 करोड़ तक पहुंच गया। इस फिल्म में नायक की गरीबी में संघर्ष करके अमीर बनने की कहानी सोवियत संघ की युवा पीढ़ी को बड़ी अच्छी लगी और इस फिल्म के भी कई गाने जो हैं वो सोवियत संघ में बहुत हिट हुए और मिथुन चक्रवर्ती को इन गानों ने वहां का सुपरस्टार बना दिया। भारत और रशिया के बीच दोस्ती इतनी मजबूत इसलिए भी है क्योंकि जब भी भारत पर कोई मुसीबत आई रशिया हमारे हमेशा साथ खड़ा रहा और जब रशिया का मुश्किल समय आया तब भारत ने भी अपनी दोस्ती निभाई। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में खड़ा कर दिया था। तब सोवियत संघ की नौसेना ने अमेरिका को रोकने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में पराजित करके उसके 2 टुकड़े कर दिए और तब बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तब ज्यादातर पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने भी बहुत बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन रशिया उस समय भी हमारे साथ खड़ा था। वर्ष 2008 में अमेरिका ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की, लेकिन इसके बाद रशिया ने ही सबसे पहले भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए और इसी तरह रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद जब अमेरिका सहित दुनिया के ज्यादातर देशों ने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, रशिया को अलग थलग करने की कोशिश की, तब भारत ने सच्ची दोस्ती निभाई। अमेरिका की आपत्ति के बावजूद भारत लगातार रशिया से तेल खरीदकर उसकी मदद करता रहा और आज भी ये तमाम सैंक्शंस लगने के बाद भी भारत रशिया के साथ खड़ा है। भारत को हमेशा से रशिया से जो सैन्य तकनीक है वो मिलती रही, हथियार बनाने की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मिलती रही। 90 के दशक में भारत के करीब 75% हथियार रशिया से आते थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी रशिया में बना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमारे बड़े काम आया और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान इसी ने किया। इसने पाकिस्तान के 6 सैन्य विमानों को मार गिराया। ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को नष्ट किया और इसी मिसाइल के हमले अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट्स को भी नष्ट कर गए। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर ही बनाया है।
तो देखिए जब दो दोस्त मिलते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। भारत और रशिया आदर्श दोस्ती के सबसे शानदार उदाहरण हैं। दोनों देश मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ रहते हैं और भारत और रशिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर एक बहुत आपसी भरोसा है। भारत को रशिया से भरोसेमंद हथियार मिले तो रशिया को भारत में एक बड़ा बाजार और मजबूत साझेदार मिला। और इस दोस्ती में रणनीतिक साझेदारी है, विश्वास है, आपसी सम्मान है और संकट में साथ खड़े होने की ऐतिहासिक परंपरा भी है। तो अगर दोस्ती पर आपको कोई मास्टर क्लास लेनी है, दोस्ती को ठीक से समझना है, तो रशिया और भारत की दोस्ती को समझिए। ये दो दोस्त, ये दो देश आज से नहीं 1947 से लगातार समय की हर परीक्षा को देते हुए एक दूसरे के साथ खड़े हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर जल्द ही लौटते हैं आज की बाकी की खबरों और उनके विश्लेषण के लिए। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है जब डीलक्स प्रो, नए इंडियन की डीलक्स बाइक। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। दोस्ती पर आधारित एक फिल्म के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि इस फिल्म को अब पूरे 50 साल हो रहे हैं। यह है हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्म शोले, और शोले के अब 50 साल पूरे हो रहे हैं। शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। शोले ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत की। आज 50 साल बाद भी सवाल वही है कि क्या शोले आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1975 में थी, जितनी उस दौर में थी, और क्या इस रील्स और वायरल वीडियोस के जमाने में शोले की चमक आज भी बरकरार है? शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि कहानी कहने का एक मास्टर क्लास है। कहानी कैसे कही जाती है, कहानी कैसे सुनाई जाती है, उसकी ये मास्टर क्लास है। आज भी जो सिनेमा के छात्र हैं, जो स्टोरी टेलिंग के छात्र हैं, कम्युनिकेशन के जो छात्र हैं, उनके लिए सबसे अच्छी मास्टर क्लास ये है। शायद ही कोई फिल्म हो जिसके इतने सारे डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़ गए हों। अगर आज के जमाने में शोले बनाई जाती तो इसमें एक दो नहीं बल्कि न जाने कितने ऐसे डायलॉग्स हैं जो आज वायरल हो चुके होते, जिन पर मीम्स बन चुके होते, जिन पर रील्स, न जाने कितनी रील्स और कितने मीम्स इन डायलॉग्स पर बन जाते। इसके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं और ये सारे डायलॉग्स आपकी स्क्रीन पर हैं। इन डायलॉग्स को 50 साल के बाद भी लोग आज भूले नहीं हैं। इनका इस्तेमाल आज भी होता है और आइकॉनिक डायलॉग्स इन्हें माना जाता है। आज के जमाने में जब आप आज की फिल्में देखते हैं तो मुश्किल से पूरी फिल्म में एक या दो डायलॉग्स ऐसे निकलते हैं जो हिट हो जाते हैं, जो लोगों को याद रहते हैं। कई बार तो एक भी डायलॉग नहीं होता ऐसा। लेकिन शोले देखिए, शोले में एक के बाद एक न जाने कितने ऐसे डायलॉग्स थे जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए और लोगों को आज भी याद है। ये होता है कंटेंट। शोले फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी हैं, जबकि इसकी कहानी और डायलॉग्स उस जमाने के मशहूर लेखक सलीम और जावेद ने लिखे थे। गांवों की पंचायत से लेकर देश की पार्लियामेंट तक शोले के दमदार डायलॉग्स अक्सर गूंजते रहते हैं और आज हम आपके लिए शोले के ये कुछ चुनिंदा डायलॉग्स लेकर आए हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर हम चला रहे थे। आप देखिए, इन डायलॉग्स को देखते जाइए आप, और मैं आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये डायलॉग्स आपको भी जरूर याद आ रहे होंगे। ये डायलॉग्स सिर्फ संवाद नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा बन गए। हमारी आम बोलचाल की भाषा का, हमारे जो हम मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, उसका हिस्सा बन गए। हमारे जीवन का ही हिस्सा बन गए। आज का दर्शक
15 से 30 सेकंड की रील्स और वायरल वीडियोस में मनोरंजन ढूंढता है। लेकिन शोले जैसी फिल्म ने यह साबित किया कि अगर कहानी दमदार हो तो लोग 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म को भी देख सकते हैं। यह उस जमाने की सबसे लंबी फिल्मों में से थी, 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म। क्या आज के जमाने में आप कोई 3 साढ़े 3 घंटे की फिल्म देख पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। इस फिल्म ने हर छोटे बड़े कलाकार को हमेशा के लिए अमर बना दिया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, जया भादुड़ी, हेमा मालिनी, अमजद खान जैसे बड़े स्टार तो थे, लेकिन साथ ही इस फिल्म में असरानी भी थे, जगदीप थे, विजू खोटे थे, ए.के. हंगल थे और मैकमोहन जैसे कलाकार भी थे जिनके शायद आपको नाम याद ना हो। लेकिन शोले के बाद इन सभी कलाकारों को एक नई पहचान मिली। शोले की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके हर किरदार की अपनी एक कहानी थी और इस फिल्म के बाद न जाने कितने इसके ऐसे किरदार थे जो लोगों को थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी हमेशा के लिए याद रहे। आजकल की फिल्मों में अगर आप देखें तो आपको किरदार याद नहीं रहते। मुश्किल से कोई फिल्म में 1 या 2 किरदार होंगे जो आपको याद रहेंगे। आज ये सब किसी को याद नहीं रहता। आपको भी याद नहीं होगा कि लीला मिश्रा कौन है, लेकिन जैसे ही मौसी का नाम आता है हर कोई लीला मिश्रा को पहचान लेता है। गब्बर सिंह को देखिए, जय और वीरू की दोस्ती जिसकी हम बात कर रहे थे, ये आज भी लोगों को याद है। जो जेलर बने थे असरानी, वो लोगों को आज भी याद है। ठाकुर बलदेव सिंह, जो संजीव कुमार ने भूमिका निभाई थी, लोगों को आज भी याद है। ए.के. हंगल, जो कि इमाम साहब बने थे, और हेमा मालिनी जो बसंती बनी थी, आज भी उन्हें इस रोल के लिए याद किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को बनाने पर कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और उस जमाने में इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और इस फिल्म के क्लाइमेक्स से भी जुड़ा एक किस्सा है, क्योंकि यह फिल्म इमरजेंसी के दौरान रिलीज हुई थी तो इसके क्लाइमेक्स को भी बदल दिया गया था। शोले के रिलीज से पहले जो क्लाइमेक्स फिल्माया गया था उसमें ठाकुर बलदेव सिंह गब्बर सिंह को मार डालता है, लेकिन उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, जिसकी वजह से फिल्म के निर्माता और निर्देशक से कहा गया कि आपको यह क्लाइमेक्स बदलना पड़ेगा। इस क्लाइमेक्स का लोगों पर बुरा असर पड़ सकता है और फिर शोले का नया क्लाइमेक्स फिल्माया गया, जिसमें जो ठाकुर है वो गब्बर सिंह को जिंदा रहते हुए ही पुलिस को सौंप देता है। आखिर में पुलिस आती है और गब्बर सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। और आप शोले के ये जो 2 क्लाइमेक्स थे, इनकी तस्वीरों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले क्लाइमेक्स में सिर्फ गब्बर सिंह और ठाकुर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ठाकुर ने गब्बर सिंह की हत्या कर दी थी, जबकि दूसरे क्लाइमेक्स में आप देख सकते हैं कि गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए अब पुलिस आ चुकी है। नए क्लाइमेक्स के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अपराधियों को सजा देने का अधिकार सिर्फ कानून को है। तो यहां देखिए पुलिस की एंट्री हो जाती है। शोले हमें सिखाती है कि किरदार और कहानी टाइमलेस होते हैं। फॉर्मेट बदल सकता है, लेकिन कंटेंट की जो ताकत है वो हमेशा वैसी ही रहती है। शोले का जो थीम है वो है दोस्ती, बदला, हिम्मत और इंसानियत। ये सब कुछ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1975 में था। सोशल मीडिया पर कंटेंट आता जाता रहता है, लेकिन शोले जैसी कहानियां समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलती रहती हैं। 50 साल के बाद भी शोले हमें याद दिलाती है कि ट्रेंड बदलते हैं, एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म्स बदलते रहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स अब आ चुके हैं, सोशल मीडिया अब आ चुका है, लेकिन जो कहानियां दिल से कही जाती है, जो कहानियां दिल को छू जाती हैं, वो कभी पुरानी नहीं होती। हो सकता है वर्ष 2075 में भी किसी नई टेक्नोलॉजी के स्क्रीन्स पर कोई कहे कि ये कहानी हमेशा याद रहेगी और गब्बर सिंह और जय वीरू भी हमेशा याद रहेंगे। इसलिए आज 2025 में मैं ये विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि 2075 में भी यहीं से खड़े होकर कोई इस फिल्म का दोबारा विश्लेषण करे और यही बात कह रहा हो जो आज मैं आपसे कह रहा हूं। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।